हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास सेवन्थ की साइंस देखेंगे, जो कि क्लास सेवन्थ वालों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। साथ में जो अन्य कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे पीआरटी है, आपको पटवारी है, जिनमें साइंस पूछी जाती है। और पीआरटी वगैरह, केबीएस पीआरटी वगैरह तो डायरेक्ट बोला गया है कि आपकी साइंस इन्वायरमेंटल साइंस आएगी, जो कि 6 की साइंस आएगी, सेवन्थ की स्टैंडर्ड 12th लेवल तक का होगा, उन्हें सब में काम करेगा। तो हम लोग आज देखेंगे सेवन्थ की साइंस। आज से शुरुआत करते हैं। 6 की हो चुकी है कल से ही, पिछली वीडियोज गई होगी, आपने देखा होगा आई होप की। और आज से हम लोग शुरू करते हैं क्लास सेवन्थ की, जिसमें हम लोग देखेंगे पहले विषय सूची देख लेते हैं, आखिर कौन कौन से चैप्टर है आपके पाठ में। उसके बाद अध्याय 1 चालू करेंगे, उसको थ्योरी को समझेंगे, पूरा पाठ समझेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर भी हम लोग किया करेंगे, ठीक है, बिल्कुल पूरा। तो चलिए बात करते हैं इसमें। आपको साइंस की बात अगर सबसे पहले हम आपको बता दें तो साइंस में हो जाते हैं आपके कितने। देखिए, हमको साइंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको साइंस के बारे में पता होना चाहिए। विज्ञान, विज्ञान में देखिए पहली सब्जेक्ट आ जाती है रसायन विज्ञान, ठीक है। रसायन विज्ञान, इसके कई सारे विज्ञान के भाग होते हैं या प्रकार होते हैं, कह सकते हो भाग ही कहेंगे हम लोग। उसके बाद जीव विज्ञान होता है। क्या होता है? जीव विज्ञान, ये हमने 6 क्लास में भी कल बताया था। अगला होता है आपका भौतिक विज्ञान। क्या होता है? भौतिक विज्ञान होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से चैप्टर कौन से भाग के हैं। उसके बाद पर्यावरण देखते हैं, जिसे हम पर्यावरणीय रसायन या पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ें हो गई। तो देखेंगे कौन से चैप्टर कौन सा होता है। रसायन कौन है, कौन जीव है, कौन भौतिकी है, यानी भौतिक कौन है, कौन पर्यावरण है, ठीक है। यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड आपका फिजिक्स एंड इन्वायरमेंटल, यानी कि ईवीएस, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्या है क्या नहीं है, तो इसके हम लोग चलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जैसे पहला है आपका पादपों में पोषण। पादपों में पोषण ये एक जीव विज्ञान है। क्या है? ये जीव विज्ञान का भाग है। प्राणियों में पोषण, ये भी जीव विज्ञान है आपका। रेशों से वस्त्र तक, ये भी आपका जीव विज्ञान में आ जाता है। ऊष्मा आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, आपका केमिस्ट्री का भाग होता है। कहीं कहीं फिजिक्स में भी दिया रहता है, ठीक है, यानी भौतिक में भी दिया रहता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसको टिक कर लें तो आपका ये 3 हो गया जीव विज्ञान। क्या हो गया? जीव विज्ञान हो गया आपका। और फिर इधर से अब चालू करते हैं हम लोग ऊष्मा, अम्ल क्षारक और लवण जो दिया गया है। अम्ल क्षारक और लवण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, मौसम जलवायु एवं अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, ये तो अलग चैप्टर हो जाएगा, ये हमारा अलग आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग वैसे केमिस्ट्री में ही पार्ट, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप किया हुआ, मिक्स किया गया है, बट हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। ये सब चीज़ें आपके रसायन में आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका ये मौसम जलवायु वगैरह दिया गया है, ये जंतुओं द्वारा अनुकूलन, ये सब आपका जीव विज्ञान में आ जाता है। जीव विज्ञान का फिर से भाग कुछ इसमें डाल दिया है। पवन, तूफान, चक्रवात, ये सब आपके आ जाते हैं किसमें? पर्यावरण में आ जाते हैं। पवन तूफान आ रहते हैं, चक्रवात वगैरह, या फिर हाँ, ये सब चीज़ें पर्यावरण में आ जाती हैं। मृदा आपका पर्यावरण में आ जाता है। और आपका इसमें दिया जीवों में श्वसन, ये आपका जीव विज्ञान फिर से आ गया, आपका जीव विज्ञान, ठीक। जंतुओं पादपों परिवहन, ये भी जीव विज्ञान का आपका भाग है। पादप में जनन जो दिया गया है, ये जीव विज्ञान का भाग दिया गया है। गति और समय, ये जो गति और समय दिया गया है, गति और समय, धारा, विद्युत धारा और उसके प्रभाव, प्रकाश, और ये हमारे जो हैं ये आपके फिजिक्स का पार्ट है, यानी कि ये आपके भौतिक शास्त्र है, यानी भौतिक विज्ञान है, ठीक है। ये क्या है? भौतिक विज्ञान आपका दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करें अगर हम कि जल एक बहुमूल्य संसाधन, ये पर्यावरण का भाग है, पर्यावरण डाल देंगे। वन हमारी जीवन रेखा, जीवन रेखा है, ये भी पर्यावरण में डाल देंगे, ठीक है। पर्यावरण है, काफ़ी सारा पर्यावरण दिया गया है, भौतिकी भी दिया गया है, केमिस्ट्री भी दिया गया है, सब अलग अलग दिए गए हैं। तो हम लोग इन सबको देखेंगे और समझेंगे। चलिए चलते हम लोग फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं और समझते हैं क्या है, ठीक। देखिए जैसे दिया गया है पादपों में पोषण दिया गया, सबसे पहला चैप्टर दिया गया है। क्या दिया गया है? पहला चैप्टर पादपों में पोषण दिया गया है, तो इसको हम लोग समझेंगे और करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और आप बुक भी रख सकते हैं सामने, अन्यथा बुक तो हमारे पास ये सामने आपको स्क्रीन पर दिखेगी। तो आपको केवल क्या करना है, ध्यानपूर्वक आराम से सुनना है और समझना। पेन रफ लेकर के बैठेंगे ताकि आप कुछ मेन पॉइंट्स हैं, या फिर बुक भी लेके बैठेंगे ताकि पेंसिल के साथ, ताकि आप जो मेन पॉइंट हम हाईलाइट करेंगे आप उनको टिक कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद लास्ट में हम लोग जब खत्म हो जाएगा तो सेपरेट वीडियो हम लोग अलग से वीडियो में क्वेश्चन आंसर इसके हम लोग समझेंगे, ठीक है, उसको भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं, इसको हाइलाइटर की मदद से हम आपको पढ़ा देंगे।
कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। क्या है? भोजन आवश्यक है सभी जीवों के लिए। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। यानी कि आप भोजन के घटक समझ सकते हो कि भोजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन और खनिज बहुत सारे इसमें मिले होते हैं जो कि हमें भोजन जो हम लोग खाते हैं। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक या पोषक तत्व कहते हैं। ये आपको बिल्कुल यहाँ से टिक लगा लेना है। ठीक है, भोजन के ऐसे घटक या फिर कह सकते हो भोजन के पोषक तत्व वो ऐसे घटक होते हैं भोजन के जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पोषण, खनिज लवण, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती, बिल्कुल हम लोग 6 में भी पढ़े थे। सभी जीव 9th में भी दिया गया, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती, जितने भी जीवितधारी यानी कि जीवधारी होते हैं सभी को। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, बिल्कुल पादप स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। कह रहा कि मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, दूसरे पर आश्रित होता है। जैसे हम लोग गेहूं चावल पर आश्रित होते हैं, भाई जो भी खाना बना रहे उस पर आश्रित होते हैं हम लोग। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? जो पादपों तथा पादपों का आहार करते हैं, ऐसे जंतुओं पर या पादप पे हम लोग पेड़ पौधे पे, जैसे गेहूं कहाँ से मिलता है? गेहूं के पेड़ से मिलता है। चावल के गेहूं धान से प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें हम लोग इन पे डिपेंडेंट होते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने देखा। अच्छा, पादपों में पोषण की विधि। पादप जो प्लांट होते हैं वो भोजन को खाते कैसे हैं, ये किस किस प्रकार के हो सकते हैं, इनके टाइप से क्या हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है पादपों में पोषण विधि, इसको देख लेते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन और डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। केवल पादप ही ऐसे हैं जो कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश तो चाहिए ही, सूर्य का प्रकाश, और भाई पानी भी चाहिए, वो तो चीज़ें वो तो अनिवार्य है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं जब भोजन बनाते हैं। सूर्य की उपस्थिति जब तक रहेगी तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वो रात को क्या करते हैं? रात के समय ऑक्सीजन लेने लगते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अच्छा बात करें आगे। पोषक पदार्थ है सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इनके उपयोग की विधियों को पोषण कहते हैं। पोषण क्या कहते हैं? पोषण क्या होता है भाई? कि जिन विधियों से हम लोग भोजन करते हैं, जिन विधियों से हम सजीव लोग यानी हम लोग, मनुष्य लोग, जानवर लोग, जिस विधि से हम लोग भोजन करते हैं वो पोषण कहलाता है, विधि। अच्छा, मेथड। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना, ये देखिए यहाँ से आपको एक मिल गया है, एक परिभाषा मिल गई, इसको आप जरूर टिक कर लेंगे। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाती है। स्वयं तो नहीं बनाते, खैर स्वयं खाते हैं, स्वयं के द्वारा स्वयं से यानी खोजा गया भोजन ही खाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो स्वपोषण होता है। बाकी तो स्वयं भोजन तो बना नहीं सकते हैं। तो प्राप्त करने का, बनाने से मतलब है कि यहाँ पे बनाते तो मनुष्य ही हैं, बट वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे पेड़ पौधे दूसरे पर नहीं, खुद से बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें कहने का मतलब है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, यहाँ पे दिया गया। अच्छा, आगे दिया आता है ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। यानी कि जो स्वयं संश्लेषित करते हैं उनको हम स्वपोषण, उस विधि को स्वपोषण कहते हैं, और जो पादप ऐसा करते हैं वो स्वपोषी पादप कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे परिभाषा मिल गई। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव, जैसे पूछा जाए कौन कौन हो सकते हैं? जंतु और अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। देखिए, जंतु हो गए, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग पेड़ पौधे पे डिपेंड होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषमपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? विषमपोषी कहेंगे। यानी कि हम लोग दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे यहाँ पे
वगैरह संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। बहुत सारे जंतु और अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम विषमपोषी कह सकते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से टिक लगा लेना है, इसको भी पूरा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे दिया गया है पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम लोग अपना भोजन स्वयं बना सकें? क्योंकि हम लोगों को हरित लवक नहीं होता है। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल हम लोगों में नहीं होता है, इसलिए हम लोग भोजन नहीं बना सकते हैं। इसका आंसर भी आगे मिल सकता है, इसमें देखते हैं हम लोग। आइए हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रिया कहाँ स्थित है। पादपों की खाद्य फैक्ट्रिया कहाँ स्थित है, यानी कि पादप जो खाद्य सामग्री इकट्ठा करते हैं वो कहाँ हो उनकी फैक्ट्रिया। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है? सभी भागों में होता है? नहीं, पत्तियों में होता है, अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, जो कि भोजन बनाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो कहाँ से लाते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, किस प्रकार से इनका स्थानांतरण होता है, ये कैसे होता है, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। तो सवाल यहाँ पे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम क्या क्या है, यहाँ पे दिया गया है, ये टॉपिक हम लोग समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे दिया गया है यहाँ पे पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। पत्तियाँ जो है पादप की खाद्य फैक्ट्री है, यानी कि पादपों में पत्तियों में भोजन बनता है तो उसी को हम फैक्ट्री कहते हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए, यानी कि सभी कच्चे पदार्थ कहाँ पहुँचने चाहिए? पत्तियों पर होने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। बिल्कुल, जो जल और खनिज लवण है वो सब किससे? जड़ द्वारा अवशोषित करके पत्ती तक पहुंचाए जाते हैं। जड़ किसको देता है? तने को देता है, माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र जिसे स्टोमेटा कहते हैं, क्या कहते हैं? जो छिद्र होते हैं उस स्टोमेटा कहते हैं। सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाती है, जहाँ पे स्टोमेटा जिसे छिद्र को कहते हैं वहाँ से वो प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया गया है कोशिकाओं के बारे में, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। वो देखिए, हमारा शरीर जो होता है सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कोशिका सेल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से परिभाषा आपको मिल गई है। ठीक है, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की माइक्रोवेव से हम लोग देख सकते हैं, यानी सूक्ष्म किरणें नहीं, सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रो जो स्कोप होता है उससे हम लोग देख लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिकीय जीव जिन्हें कहते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। देखिए, बाह्य पतली संरचना द्वारा यहाँ पे देखिए घिरी हुई है, यहाँ पे ये सब पतले पतले ये जो घिरी हुई है देखिए यहाँ पे। ये जो बीच में होता है ये केंद्रक होता है, केंद्रक है ये। ठीक है, और कोशिका द्रव्य, बाकी जो ये डट डट भरे हुए हैं कोशिका द्रव्य भरा हुआ है सब इसमें। ठीक है, अच्छा, कोशिका झिल्ली जो बाहर से होती है, यही तो कोशिका झिल्ली इसको मेम्ब्रेन जो है इसको बांधे रखती है। तो यहाँ पे दिया गया था कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हो। देखिए, कोशिका झिल्ली हम लोग यहाँ से देख लेंगे, कोशिका झिल्ली की परिभाषा हो गई है एक। ठीक है, इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। वो देखिए, केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो कि उसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ पे दिया गया है, कोशिका का आरेख भी दिया गया यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, जो स्टोमेटा की बात कर रहे थे हम लोग, आगे देखते हैं। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। स्टोमेटा इंग्लिश में कहते हैं, रंध्र वैसे इनको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मिल गई। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, नली के समान जो तनों में होती है। ठीक है, जड़ जैसे खनिज लवण वहाँ से अवशोषित किया और फिर तनों को दिया, तने आके पत्ती को दिए, तो इस प्रकार से नली के समान होती हैं। तथा जड़ तना शाखाओं तथा पत्तियों तक फैलती हुई पोषक
पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है। यहाँ पे एक मार्ग रास्ता होता है जिससे कि सब कुछ वहाँ पे कच्चा मटेरियल जो कच्चा सामग्री है वो पत्ती तक पहुँचता है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे और डिटेल में वहाँ पे अध्याय 11 में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, पहेली फिर आ गई है इसके मन में भाई। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं कर सकते। अच्छा, पत्तियों में क्या खासियत बात होती है, ऐसा पूछी पहेली जानना चाहती है कि पत्ती ही सभी कच्ची सामग्री को, जैसे खनिज लवण जड़ के द्वारा जाता है तो वो वही अवशोषित करती पत्ती ही, दूसरे भाग तना या फिर जड़ क्यों नहीं कर पाते हैं। अच्छा, देख लेते हैं हम लोग। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल, ये भी आप लोग टिक लगा लेंगे। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी यहाँ पे दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ दिया गया, बहुत अच्छी परिभाषा नहीं दिया गया है बट ठीक है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल जरूरी होता है पत्तियों में जो होता है हरा भाग, सूर्य का प्रकाश हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CO2 हो गई, ये दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ये चीज़ें हमारे पास लगी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, अब आपका खनिज हो गया, क्लोरोफिल हो गया, ये सारी चीज़ें लगती हैं। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है जो पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे अच्छा स्रोत सूर्य होता है, ठीक है, बिल्कुल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, सूर्य नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर पेड़ पौधे भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, सही है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होती है। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होती है, यानी कि बाहर निकलती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो असंभव है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती का क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। वो देखिए कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा बनाया जा सकता है। इसको समझते हैं हम लोग। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल दिया और सूर्य का प्रकाश लिया, क्लोरोफिल जो हरा भाग होता था, तो क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऊर्जा और ऑक्सीजन निर्मुक्ति। ऑक्सीजन हमारे लिए हो जाती है, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और कार्बोहाइड्रेट ये क्या हो गई, एनर्जी हो गई, ऊर्जा हो गई। यही तो उनका भोजन है। कार्बोहाइड्रेट ही क्या है, भोजन है, ठीक है। तो वहाँ पे पहले ने पूछा था कि इसका जवाब मिल गया है कि पत्तियाँ क्यों ऐसा कर सकती, पत्ती ही तो क्लोरोफिल होता है। और एक पहले भी पूछा था कि पत्ती में ऐसी क्या विशेषता है, तो क्लोरोफिल ही है, हरा भाग। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में, मंड क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा आगे दिया गया है क्लोरोफिल। देखिए संरचना यहाँ पे अच्छे से दिया गया है क्लोरोफिल की, कैसे दिया गया है ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्लोरोफिल ऐसे पत्तियों में जो छिद्र होते हैं, पत्तियों में ऐसे क्लोरोफिल उपस्थित होता है, हरा वाला भाग। कितना अच्छा बताया गया है। द्वार कोशिकाएं क्या होती हैं, ये द्वार कोशिकाएं होती है, यहाँ से अंदर जाता है। ये देखिए द्वार कोशिकाएं, गेट बना होता है, यहाँ से अंदर जाता है। रंध्र, यही रंध्र है छोटे छोटे, जहाँ से खनिज लवण से प्रवेश करते हैं। यहाँ से पत्ते की काट संरचना यहाँ पे दिखाई गई है। पत्ते की काट संरचना, ये स्टोमेटा है, रंध्री द्वार है, यही स्टोमेटा है, ठीक है। द्वार कोशिकाएं पत्ती हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये स्टोमेटा, यही हरा भाग है, यहीं से प्रवेश करता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने देख लिया। अच्छा, मंड स्टोर हो जाता है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे
पत्ती में स्टार्च की उपस्थित प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। जैसे भी पत्तियों में स्टार्च आ जाता है इसका मतलब है प्रकाश संश्लेषण हो चुका है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वो देखिए स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बो। स्टार्च आपने देखा होगा, आलू जब काटते हैं तो आलू को रख दो कुछ देर के लिए, तो आलू के ऊपर ऐसे ऐसे जब करो तो भुरभुरा टाइप का एक पदार्थ होता है, वही कार्बो यानी कि स्टार्च। स्टार्च सबसे ज़्यादा आलू में ही पाया जाता है। ठीक, ये देखिए सौर ऊर्जा पत्ती को मिला, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन ले निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है। ये कितना अच्छा है, यानी कि ऑक्सीजन हमारे लिए देती है, कार्बन डाइऑक्साइड हम इसके लिए देते हैं। तो यानी कि मनुष्य है तो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं तो मनुष्य, एक दूसरे पे डिपेंडेड है पूरी तरह से। ठीक है, फिर से यहाँ पे बोझो आ गया है। बोझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियाँ गहरी लाल होती हैं, बैगनी अथवा भूरे रंग की होती, तो वह जानना चाहती कि क्या इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है कि नहीं होता है। फिर हरा भाग तो होता ही नहीं, हरी पत्तियों में तो हरा भाग तो ठीक है। बोझो बढ़िया पूछ रहा है, चलो ठीक है इसका भी पता लगाते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि तने, हरे तने तथा हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है, वो देखिए उनमें भी हो जाता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। वो देखिए तनों को द्वारा भी जहाँ पे हरा भाग होता है वही प्रकाश संश्लेषण की भांति कार्य करते हैं। क्योंकि पत्तियां तो सल्क या सूल के रूप में हो जाती है, त्रिशूल के रूप में चौक चौक हो जाते हैं, जिससे कि वो बचारे वाष्पोत्सर्जन ना हो, जल का क्षय ना हो। तो इसलिए हर तने बचे, तने क्या करते हैं कि वो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक, क्रियाकलाप दिया गया है यहाँ पे। क्रियाकलाप एक सुनो, एक ही प्रकार के पादपों को दो गमले लीजिए। एक ही प्रकार के दो पादपों के गमले ले लिए हमने। एक को अंधकार यानी कि अथवा काले बॉक्स में 72 घंटों के लिए रख दीजिए अंधकार में, दूसरे को प्रकाश में रख दीजिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः पत्ती का आयोडीन परीक्षण कीजिए। क्या आपने परीक्षण नोटबुक में लिख लिया है? अंतर पड़ जाता है क्योंकि आपने 72 घंटे के लिए बिना सूर्य के प्रकाश में रखा, तो वहाँ पर स्टार्च नहीं होगा। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। वो देखिए कह रहा कि अगर हम अन्य वर्ण में भी होता है, ठीक है, यानी कि और कलर की होंगी पत्तियां तो उनमें भी क्लोरोफिल होता है। हरा भाग ही नहीं, हरा भाग अंदर होता है, ये नहीं कि हरी पत्तियां ही हरा भाग होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। वो देखिए ऊपर से वो हरे, वो भूरे लाल होते हैं, अंदर से हरा भाग होता है अतः इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ये देखिए बोझों का सवाल मिल गया यहाँ से। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंखी कई जैसे पादप देखे होंगे, जिसका बनता है कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिसे शैवाल कहते हैं। शैवाल यहाँ से दिया गया, बहुत अच्छी चीज़ दिया गया शैवाल यहाँ से। शैवाल क्या होते हैं? जलाशय में अवपंखी देखे होंगे, ये समझता है कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। कुछ जीव वृद्धि करते हैं तो उसके कारण बन जाते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। वो कुछ जीवों की वृद्धि, ये यहाँ पे मोस्ट है, यहाँ पे हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं। समझता है किससे? कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका हरा रंग क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शैवाल भी अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि इनकी पत्तियां अलग है। विभिन्न रंगों की पत्तियां देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसमें हरा भाग है, कुछ यहाँ पे काली टाइप की हैं, कुछ ब्राउन है। तो आप देख रहे हैं कि पीली है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की पत्तियां हैं, तब भी इनमें क्लोरोफिल अंदर होता है जो कि ऊपर से इनका कलर जो है ढक लेता है। ठीक है, तो शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ये आपको यहाँ पे से नोट करना है। ठीक है, अच्छा आगे दिया गया है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण कैसे होता है? पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। वो देखिए, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? अब बात आती है कि आखिर प्रोटीन यानी कि नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है इनको।
ठीक है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बिल्कुल, बहुत सारा 78% नाइट्रोजन है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। वो देखो, कुछ गैसीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो कि मिट्टी में मिला देते हैं, यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि जड़ें फिर सोख लेती है। विलेय पदार्थ है, पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर ली जाता है। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है, यानी कि पूरी हो जाती है। ठीक है। इसके पश्चात आप पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं, वसा का संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, पादपों में पोषण की अन्य विधियां हम लोग देख लेते हैं। अन्य विधियां कैसे होती हैं? पादपों में पोषण की अन्य विधियां, पादप जैसे हो गए तो वो और किस विधि से भोजन करते हैं? जैसे प्रकाश संश्लेषण विधि से तो ठीक है। जो पौधे स्वयं बना लिए तो स्वपोषी, और दूसरे पर निर्भर है तो विषमपोषी। ठीक है, या फिर परपोषी कह सकते हैं। पादपों के पोषण की अन्य विधियां देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं है तो क्या है? ठीक। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, जिससे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। वो देखिए, कुछ होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो क्या करते हैं? दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। जैसे चित्र 1.5 में दिखाया गया। 1.5 चित्र हम लोग देखते हैं। चलो, अच्छा, ये दिया गया है। ये देखने से ये अमरवेल मैंने ये देखा है। हम लोग जब नदी नहाने जाया करते थे तो वहाँ पे उसके बगल में एक पेड़ था, उस पे ये लगा हुआ था, जिसमें कि बहुत अच्छे तरीके से पूरे पेड़ों पे पत्ती ये झड़ जाता है और बहुत अच्छा इसमें फूल भी लगा करता है। ठीक है, लेकिन फल नहीं लगता इसमें, ना पत्ती होती है ना इसमें नहीं होता है। ये फूल होता है, तने ही थोड़े पत्ती टाइप के दिखते हैं, बाकी नहीं होता है इसमें। अच्छा, तोड़ने से बहुत आसानी से टूट जाते हैं पट्ट। ठीक है, लेकिन इतने जटिले ये लपटे होते हैं कि इनको निकालना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरे से बना भोजन ये खाते हैं। इन्हें हम परजीवी कहते हैं या परपोषी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसमें दिया गया होगा विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया, क्या आपको इस वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती? बिल्कुल, ये अमरबेल का पादप है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वो देखो, जिस पर ये लपटे होते हैं उसी से भोजन ले लेते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। वो देखो, पादप परपोषी कहलाता, दूसरे के पोषण से ले रहा है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषणों से वंचित करते हैं। अमूल्य पोषणों से पादप अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषणों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी भी कहते हैं। दूसरे पर जीवों पर निर्भर होते हैं। क्या हम अन्य जंतु भी इस प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। आपका अध्यापक इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहेली आ गई है, पहेली को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहेली जानना चाहते कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीवी परजीवी है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पूरी तरह से डिपेंड नहीं होते हमारे खून पर, लेकिन इसका जवाब यहाँ पे दिया जाएगा, इसको मिल जाएगा यहाँ पे। हम लोग चलिए, डाउट है तो अब क्लियर किया जाएगा। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचास जाते हैं। वो देखो, यह विस्मयकारी नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे पौधों में हरे तथा अन्य रंग किसी रंग के हो सकते हैं। वो देखो, किसी भी रंग के हो सकते हैं ये। ठीक है, बिल्कुल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा, और आप बिल्कुल पेन पेंसिल लेकर बैठे होंगे और आप इसको टिक करते चलेंगे और ध्यान से सुनेंगे पूरा चैप्टर। आपको हम लोग आधा आज कर लेंगे, आधा कल कर लेंगे, कोई ये नहीं है कि एक ही दिन में ख़त्म करें। ठीक है, बिल्कुल। तो किसी रंग के हो सकते हैं। पादप को देखिए, इसे घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में इसकी पत्ती का रूपांतरण देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए, खटपर्णी का है ये। देखिए इसकी पत्ती कैसे बनी हुई है।
घड़े के समान, घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हो। जब कोई कीड़ घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के ऊपर से देखो घड़े में रूपांतरित है, इसमें चला जाता है। इसे हम घटपर्णी या पिचर पादप कहते हैं। यहाँ पे ये नाम ध्यान रखने हैं, घटपर्णी, कीटभक्षी, पिचर पादप, इसके कई सारे नाम हैं, ठीक है। पिचर पादप बीज फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। वो देखो घड़े के अंदर पाचक रस होते हैं जो कि उनका पाचन कर देते हैं। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ टिक लगा लेना है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू कीटभक्षी। सनड्यू, वीनस फ्लाई, पिचर पादप, कीटभक्षी, है ना। ये हो गया आपके कर्ण वाला हो गया। ये जो आपका नाम अभी दिया था, क्या नाम लिखा था, घटपर्णी घड़े के समान, पिचर पादप, कीटभक्षी, इन्हीं को कहते हैं कीटभक्षी, इनको कहते हैं पादप को। और ये वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, सनड्यू हो गया। इनके बारे में वो जो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता है। वो जो कमाल का आदमी है, ये बिल्कुल हमारे मन में अगर देरी से आए तो ये पहले ला देता है, ठीक है, उस चीज़ को। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। अच्छा, मृत जीवी देखते हैं जो मरे गए सड़े गले पेड़ पौधों से या जानवरों से प्राप्त करते हैं। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनी अथवा तनों तथा या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये देखते हैं मृत जीवी क्या होते हैं। अभी हमने देखा स्वपोषी देखा, परपोषी देखा, अब हम लोग मृत जीवी देखते हैं जो मरे सड़े गले जीवों जंतुओं और पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं। वो जो जानना चाहता है कि जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता था। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, जानना चाह रहा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इनको क्या कह रहा है, ठीक है। ये देखिए मशरूम का आपने सब्जी खाई होगी कभी न कभी, महंगा होता है ये थोड़ा सा। छत्रक के पैकेट दिए गए हैं, सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक, ये देखिए सड़ी गली वस्तुओं पर। अब इसमें देखिए हम लोग देखते हैं ब्रेड, डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें, ठीक है। ब्रेड, डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले, इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। आपने प्रेक्षकों को नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेंगी। रुई के धागे के समान यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। कवक या फंजाई कहलाते हैं जो सुई के धागे के समान संरचनाएं यहाँ पे बन गई। इनकी पोषक प्रणाली अथवा पोषक विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं जैसे कि सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करती हैं और ये कुछ पर कुछ स्राव करती हैं। जो सड़न वाली वस्तुओं जैसे कि सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव उसे साधारण या व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन इस लिए देखिए यहाँ पे मशरूम टाइप की अब छोटी छोटी रेशे धागे के समान यहाँ पे उगाती है। ब्रेड पर उगती कवक ये उग रही है सड़ी सड़ी, ठीक है। ये आपने देखा होगा कभी न कभी के रूप में अवशोषण कर सकते। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले मृत जीवी कहलाते हैं। वो देखो जो उससे खाएगा वो मृत जीवी कहलाएगा और इस भीत को हम मृत जीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। कवक फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। अचार वगैरह सड़ जाते हैं। उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम और उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तु कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट तथा अनुपयोगी हो जाती हैं। आपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा की। जब भी मैं गाँव गया था तो वहाँ पे अचार एक सड़ गया मेरे यहाँ,
15 लीटर का डब्बे में डालडा के अचार रखा हुआ था, तो उसमें लगभग वो ऊपर से सड़ गया, नीचे का जिसमें तेल डूबा हुआ उतने से बचा हुआ था। ठीक है। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। नमी से, उष्ण से ये प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वो किसी ऐसे पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम उष्ण, वो देखिए, तो वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बिल्कुल, उसको उष्ण यानी कि ऐसी जगह पर न रखें जहाँ पे उष्ण हो, यानी कि हल्का सा नमी हो। बूचों को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद हम लोग, ये हमारा हो गया है पेज नंबर 6 तक हो गया है। ठीक है। अभी बचे हुए हमारा ये 7वां पेज है, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे अब है ही नहीं, हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं। हम लोग एक पेज तो बचा हुआ है केवल। ठीक है, 7 पेज बचा। उसके बाद प्रश्नोत्तर है, तो हम लोग प्रश्नोत्तर के लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे प्रमुख शब्द दिया गया, फिर आपने क्या सीखा ये दिया गया है, फिर अभ्यास दिया गया है। तो हम लोग इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा बचा हुआ, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। पहले ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं या मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल, कुछ कवकों का उपयोग औषध के रूप में भी होता है, यानी कि कुछ भाई फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं, कुछ की दवाइयाँ बनती। कुछ जीव ऐसे दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। ये संबंध बढ़िया है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, कुछ कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषक में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने, लाइकेन देखिए यहाँ पे लाइकेन बहुत बढ़िया दिया गया है शब्द। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक होता है। वो देखिए, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, शैवाल में होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान एवं जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित कवक भोजन को देता हो, यानी कि शैवाल भोजन देता है और वो बाकी चीज़ें वो देता है। लाइकेन कहे जाने वाले जीवों में 2 भागीदार होते हैं। ये बढ़िया दिया है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? पोषक किस प्रकार से पुनः पूर्ति होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों, अपनी माली के बगीचों में लान एवं गमलों में खाद था अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे मृदा क्यों मिलाते हैं, मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। बिल्कुल, नाइट्रोजन वगैरह खनिज पोषक तत्व कम होते जाते हैं। जैसे जैसे भाई अगर हमने गेहूँ बोया तो गेहूँ पूरा अवशोषित कर लेता है उसको, फिर उसमें कमी आ जाती है, तो इसके लिए हम लोग अलग से खाद वगैरह डालते हैं किसान लोग। तो उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषक की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार से करने में असमर्थ है जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, विलेय के रूप में केवल, बाकी नहीं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित। ये देखिए राइजोबियम, ये बहुत अच्छा नाम है। राइजोबियम जो होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देने से पानी में, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। ये चना, मटर, मूंग, सेम अथवा अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, उन्हें नाइट्रोजन देते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होते हैं। वो देखो, अधिकतर
दालें जो होती हैं फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। बिल्कुल, इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उन्हें सहजीवी कहते हैं। देखिए, राइजोबियम भी सहजीवी जीवाणु होता है और इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती हो। इसीलिए एक साल गेहूं बोना चाहिए, एक साल दाल वगैरह बो देना चाहिए, इससे बहुत अच्छा फसल होता रहता है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, परंतु बहुत ही कम पादप अन्न पोषण प्रणाली पर अपनाते हैं, जैसे परजीवी, मृतजीवी। परजीवी व मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया गया। क्या हम कह सकते हैं कि कीट बच्ची पौधे आंशिक विषम पोषी? बिल्कुल आंशिक है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण से भी प्राप्त करते हैं और वो कीटाणुओं को, जीवाणुओं को भी खा लेते हैं, उन पर जो भी चीज़ें आती हैं। चलिए, ख़त्म हो गया। आपने क्या सीखा यहाँ पे दिया, इनको आप एक बार पढ़ लेंगे, नहीं तो अन्यथा हम अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे और प्रश्नोत्तर को हम लोग लिखेंगे और इसको भी हम आपको समझा याद करा देंगे। ठीक है, इसके फिल इन द ब्लैंक ऑब्जेक्टिव सारा करा देंगे हम आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके उत्तर के साथ, और आप ऐसे ही बने रहिए और अच्छे से आपने आई होप कि समझ लिया होगा। आप इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि भाई क्लासेस हो रही हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद।